एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट हमेशा हमें गैस लाइट करने में या हमारी रियलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने में सफल क्यों हो जाता है? चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना करें, वो हमारी रियलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा ही देता है, हमें हीन भावना का शिकार बना ही देता है। आखिर इससे कैसे बचें? देखिए, यही तो ताकत है नैरेटिव की। जो नार्सिसिस्टिक नैरेटिव है उसको समझना पड़ेगा, हमें नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को पहले पहचानना पड़ेगा और फिर हमें नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को डिफ्यूज करना भी आना चाहिए। जब हम ये दोनों चीज़ें सीख लेंगे तभी हम यानी कि नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को हम पहचानना सीख लेंगे और साथ ही साथ हम नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को डिफ्यूज करना सीख लेंगे, उसको समाप्त करना सीख लेंगे। जब तब हम इससे बच सकते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी आपको एक हिंट देना चाहता हूँ कि कैसे नार्सिसिस्टिक नैरेटिव काम करता है। देखिए, मैंने जो है काफ़ी सिविलाइजेशंस की पढ़ाई किया। इंडिया के बारे में मेरा कोई बड़ा अच्छा ओपिनियन शुरुआत में नहीं था इंडियन लोगों को देखते हुए, और मैं थोड़ा विदेशों के प्रति ज़्यादा मेरा रुझान था और मैंने काफ़ी पढ़ाई की, काफ़ी सिविलाइजेशंस के बारे में समझा। और जब मैंने कई सिविलाइजेशंस को पढ़ा और मेरी समझ में आ गया, थोड़ा इsoteric एंगल से मैंने उसको समझने की कोशिश की, तो फिर मैंने ये ट्राई किया कि देखें हिंदुस्तान में क्या काम हुआ, इंडिया में क्या काम हुआ। और जब मैंने इंडिया में देखा कि इंडिया में क्या काम हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इंडिया अपने हाईएस्ट लेवल पर बहुत पहले ही पहुंच चुका था। और मैंने देखा कि इंडिया के जो एपिक्स है, महाभारत, रामायण, इसकी जो मेरिट है, इसकी अनसरपासेबल मेरिट है, ऐसा कभी कुछ पूरी दुनिया में नहीं लिखा गया। यानी हिंदुस्तान अपने हाईएस्ट को बहुत पहले ही देख चुका। और मैंने देखा कि इंडिया जो है वो आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो इंडिया का विज्ञान है, उसमें इंडिया इतना आगे था, इतना लॉजिकल और इतना सब कुछ। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, अपने आप को इस लायक बनाया कि मैं उन सब चीज़ों को समझ सकूं। मैंने काफ़ी लंबे लंबे कोर्स किए, फाउंडेशन कोर्स, कहीं ऐसे करवाए नहीं जाते, मैंने अपने तरफ से किए, अपनी तरफ से उनको स्टडी किया ताकि मैं वो इंडियन सिविलाइजेशन और यहाँ पे इंडिया में जो काम हुआ उसको समझ सकूं। तो मैंने देखा कि भारत में जो है वो जो सबसे उत्कृष्ट और सबसे सर्वोच्च जो ज्ञान देने वाला, सबसे सर्वोच्च आत्मज्ञान देने वाला जो हमारी परंपरा है उसे कहते हैं संप्रदाय। सूर्य भगवान से शुरू हुई है वो। तो संप्रदाय जो है वो सबसे हमारा जो है हमें सबसे उत्कृष्ट और सबसे उच्चतम ज्ञान देता है, हाईएस्ट नॉलेज देता है। लेकिन मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ कैसे नार्सिसिस्टिक नैरेटिव ने काम किया संप्रदाय के विरोध में। देखिए, जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, विदेशी इन्वेडर्स ने हमें अटैक किया, तो उन्होंने जब वो, जैसे कि कोई विदेशी इन्वेडर जब जीत जाता, पहली बात तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति ही इन्वेड करने का काम करता है। नार्सिसिस्टिक सोसाइटी भी होती है, नार्सिसिस्टिक पॉलिटिक्स भी होती है, नार्सिसिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, नार्सिसिस्टिक स्टेट क्राफ्ट भी होता है। नार्सिसिज्म एक जीने का तरीका है। तो इन्वेडर्स ने जब अटैक किया, तो जब कोई भी इन्वेडर अटैक करता है तो चूंकि उसकी जो इन प्रोक्लिविटीज होती हैं वो नार्सिसिस्टिक ही होती हैं, तो वो ये देखता है कि समाज में ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमारे द्वारा जीते गए प्रदेश के लोगों को शक्ति देती है। तो विदेशी आक्रमणकारियों ने देखा कि यहाँ पे जो चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो संप्रदाय के द्वारा दी गई शिक्षा है, संप्रदाय के द्वारा दिया गया हाईएस्ट ज्ञान है, जो लोगों को इतना ताकतवर बनाता है, इतना शक्तिशाली बनाता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं संप्रदाय को, तब तक हम इसको देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं, मिलिट्री पावर से सिर्फ नहीं कब्जा कर सकते हैं देश को। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, नार्सिसिस्टिक नैरेटिव बनाया। ये नार्सिसिस्टिक नैरेटिव को आप समझेंगे तो आप भी ये समझ पाएंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट अपना नैरेटिव बनाता है। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो लोग इंटेलिजेंट हैं, नई बातें समझना चाहते हैं, नई चीज जानना चाहते हैं, इंटेलिजेंट लोग, कैपेबल लोग, वो आगे आए। अब इंटेलिजेंट और कैपेबल और इंटेलिजेंट अगर आप किसी को कह देंगे
कि इंटेलिजेंट लोग आगे आ जाएं, तो फिर आगे आने वाला तो अपने आप ही इंटेलिजेंट हो गया। क्योंकि ये देखिए चारा डालने का तरीका है, ये लव बॉम्बिंग। इंटेलिजेंट लोग आगे आए, नई बात को जानने वाले लोग आ गए हैं। तो अब जब वो नई बात को जानने वाले इंटेलिजेंट लोग, तो वैसे ही स्पेशल स्पेशल ट्रीटमेंट चाहने वाले लोग समाज के अंदर, जीते हुए देश के जो मतलब जो देश हार गया है वहाँ की जो प्रजा है, उसमें से ऐसे लोग जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, स्पेशल इंसेंटिव चाहते थे फॉरेन इन्वेडर से, वो जा करके वहाँ मिल गए। और उनको ये बताया गया गद्दारों को कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ही केपेबल हो, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, और तुम, ये लोग क्या हैं, ये तो कुछ नहीं है तुम्हारे आगे, ये तो पुराने लोग हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है तुम्हारे आगे। और इस तरीके से उन लोगों को इंसेंटिव्स देना शुरू किया, और विदेशी आक्रमणकारियों ने उनको इंसेंटिव्स देना शुरू किया, उनको तरह तरह से प्रमोट करना शुरू किया, उन्हें उत्साहित करना शुरू किया। और बुलाया उन्होंने ये कह करके था कि तुमको नया ज्ञान देंगे और ये सब देंगे, लेकिन नया ज्ञान वान कुछ नहीं था उनके पास। वो तो आक्रमणकारी थे, उनके पास कुछ था थोड़ी, कुछ नहीं आता था उनको। जो जितना ज्यादा कमजोर मतलब जितना ज्यादा जिस बुद्धिहीन होता है उतना ज्यादा आक्रमणकारी होता है। तो इसके बाद जो है, जब उन्होंने उनको तरह तरह से इंसेंटिव देना शुरू किया, तरह तरह से सपोर्ट करना शुरू किया, उनको पैसा देना शुरू किया, और उसके बदले उन्होंने उन्हीं लोगों से ये कहा कि तुम संप्रदाय को मानने वाले लोगों को गाली दो। और इस तरीके से उन लोगों ने, जो नए जुड़े हुए लोग थे विदेशी आक्रमणकारियों के साथ, इसी देश के जो लोग जुड़े थे, उन्होंने, जो विशेष ट्रीटमेंट चाहने वाले लोग थे, उन्होंने संप्रदाय के लोगों को गाली देना शुरू कर दिया। और गाली देते 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 आप ये देखिए, आज भी आप ये देख सकते हैं कि सांप्रदायिक शब्द एक गाली, ये सांप्रदायिक, किसी को भी आप कह दीजिए कि सांप्रदायिक हो तुम, तो गाली की तरीके से उसको लेता है। ये गाली आज नहीं बनी है, ये गाली उसी वक्त थी जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था, उस वक्त ये गाली बनाई गई थी। सांप्रदायिक होना, सांप्रदायिक को बुरा कहा जाता था, सांप्रदायिक को तुम सांप्रदायिक हो, तुम सांप्रदायिक हो, इस तरीके से नीचा दिखाया जाता था। और उस वक्त कितना मुश्किल रहा होगा समझिए, कि संप्रदाय की जो ज्ञान था, श्रुति थी, जो वेद थे, हमारे जो पुराण थे, उनको संभालना कितना मुश्किल था। क्योंकि वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को पढ़ने वाले लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार, मतलब किसी भी प्रकार की कोई उनको पेट्रोनेज नहीं दिया जाता था, उनको किसी प्रकार से, इनफैक्ट उन्हें हतोत्साहित किया जाता था। पेट्रोनेज तो बहुत दूर की चीज़ है, उन्हें हतोत्साहित किया जाता था, उन्हें गिराया जाता था नीचे, और उनको परेशान किया जाता था। जैसे कि आप देखिए, किसी भी आप ऑफिस में अगर काम करते हैं, तो ऑफिस का जो बॉस है, वो ऑफिस के बॉस की मर्जी के हिसाब से अगर आप काम नहीं करते, बल्कि अपनी किसी और हिसाब से काम करते हैं, तो वो आपको हतोत्साहित करेगा, आपको पेमेंट रोक देगा, आपका वो सैलरी टाइम पे नहीं देगा, आपको 50 तरीके से हैरेस करेगा, बुलाएगा अपने ऑफिस में, बेइज्जत करेगा, ह्यूमिलिएट करेगा। तो इस तरीके से संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्हें पहले सांप्रदायिक कह के गालियां दी गई, और उसके बाद उन्हें हतोत्साहित किया गया, उन्हें गरीबी में धकेल दिया गया। और जो ब्राह्मण सांप्रदायिक कहकर कहलवा करके गाली खाते थे, उन्होंने किसी तरीके से वेद, उपनिषद इत्यादि उनको कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, क्योंकि किताबें तो सब, पांडुलिपियां इत्यादि सब डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। उन्होंने सब उसको याद कर लिया, उनके बच्चों ने याद कर लिया, लेकिन उन्हें बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट उनके साथ दिया गया, उनको तरह तरह की गालियां दी गई। ये जो पोंगा पंडित शब्द आपने सुना है, ये पोंगा पंडित उसी वक्त का शब्द है, ये वही गाली है। तो इस तरीके से गालियां दी गई। अब उन्होंने कितनी मुसीबत से जो है उन सब चीज़ों को संभाल करके रखा, लेकिन हमारे ही देश के लोगों ने उनको सांप्रदायिक कह करके गाली देना शुरू कर दिया, और उनको हर तरीके से नीचा दिखाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से संप्रदाय, जो कि इतना शक्तिशाली ज्ञान है, मुझे संप्रदाय से ही ज्ञान मिला है, और संप्रदाय ही सिर्फ एकमात्र तरीका है जो मनुष्य को ज्ञान देता है। और इस तरीके से इतना शक्तिशाली संप्रदाय का ज्ञान वो बैकग्राउंड में चला गया। अगर आप संप्रदाय के किसी व्यक्ति को आप देखना चाहते हैं जो कि बहुत ही प्रखर संप्रदाय का विद्वान हो, तो आप देखिए पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उसी संप्रदाय के गुरु हैं। तो उनको आप देख सकते हैं कि उनके कार्यक्रमों में अगर आप देखेंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा उनको जो है सुविधाएं नहीं रहती हैं, बहुत ही साधारण तरीके से उनको रखा जाता है,
उनको कोई बहुत बड़ा राजनेता उनके पास नहीं पहुंचता है। लेकिन ये इसी वजह से है क्योंकि सांप्रदायिक कह करके इन सबको अपमानित किया जाता है, जबकि हाईएस्ट नॉलेज इन लोगों के पास है, लेकिन ये समाज में मार्जिनलाइज्ड हो गए। जबकि मामूली गुरु जिनको कुछ नहीं आता है वो जो है चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। तो एक्चुअल नॉलेज इसी तरीके से साइड लाइन हो जाती है और एनलाइटनमेंट इसीलिए इतना कम हो गया हिंदुस्तान की। आज तक संप्रदाय का जो ज्ञान है वो कभी भी ऊपर आ नहीं पाया और इसीलिए एक्चुअल नॉलेज इतनी छुपी हुई है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्टिक नैरेटिव बनाए जाते हैं और नार्सिसिस्टिक नैरेटिव बना करके बड़ी से बड़ी चीज़ों को जो है नीचे छुपाया जा सकता है, नीचे गिराया जा सकता है और उनको बैकग्राउंड में डाला जा सकता है। आज भी आप देखिए, अगर सांप्रदायिक लोग कोई सरकार बनाना चाहें तो तुरंत उनको गालियां दी जाने लग जाती हैं, उनको सपोर्ट करने वालों को कहा जाता है गोदी मीडिया है, अंधभक्त है। अब आप सोचिए अगर कोई आदमी को हम कह दें कि अरे आप अंधभक्त, ये तो अंधभक्त है, अब गोदी मीडिया क्यों देख रहे हो, सांप्रदायिक की तुम पार्टी में क्यों हो, तो गोदी मीडिया की बात तुम क्यों सुनते हो और तुम अंधभक्त हो। तो जब आप किसी एक को अंधभक्त कह देंगे और गोदी मीडिया कह देंगे उसको, तो दूसरा व्यक्ति जो वो नहीं कर रहा है वो अपने आप ही स्पेशल ट्रीटमेंट का हकदार हो जाएगा, क्योंकि सिंपली वो अंधभक्त नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंधभक्त तो ये है, तो आप अंधभक्त थोड़ी हो। तो आप अगर नहीं इसको सपोर्ट करते हो तो आप अपने आप स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हो गए। इस तरीके से नार्सिसिस्टिक नैरेटिव्स बनाए जाते हैं और इस तरीके से भोले भाले लोगों को ठगा जाता है ताकि वो अपने ही चीजों का विरोध करने लग जाएं, अपने ही ज्ञान का विरोध करने लग जाएं, अपनी ही जो मूल ज्ञान है उसका विरोध करने लग जाएं। एग्जैक्टली नार्सिसिस्ट भी इसी तरीके से काम करता है। वो क्या काम करेगा, आपसे पहले बात कर रहा होगा, उसके बाद वो किसी तीसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेगा आपके सामने और फिर तीसरे व्यक्ति की अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात करने लग जाएगा, बार बार उसकी तारीफ करने लग जाएगा, बार बार उसको ऊपर चढ़ाने लग जाएगा। जब वो दूसरे व्यक्ति की बार बार तारीफ करेगा, बार बार ऊपर उठाएगा, तो आप तो अपने आप ही नीचे गिर गए अगर कंपैरिजन आपसे करने लगेगा। अब आप चाहे कुछ भी हो, अगर आपने एमबीबीएस किया है, आपने डॉक्टर हैं, आप चाहे कितनी ही बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन नार्सिसिस्ट आप दूसरे व्यक्ति को ऊपर चढ़ाता चला जा रहा है, उसकी बार बार तारीफ कर रहा है और आप वो चूंकि उसकी तारीफ कर रहा है इसलिए आप जो है अपने आप नीचे गिर गए। इसे कहते हैं ट्रायंगुलेट करना। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है आपने कुछ आपके अंदर कोई क्वालिटीज नहीं है, आप किसी काम के नहीं है, भले ही आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, भले ही आप कितनी तरक्की कर रहे हो, कितना आप आगे हो, लेकिन वो ये कहेगा अरे देखो वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा, उसके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं और एक तुम हो, एक तुम्हें क्या आता है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम्हारे पेरेंट्स को देख लो, तुमको कुछ नहीं आता, तुम ये हो, तुम अंधभक्त हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो इस तरीके से आपकी क्वालिटीज को धीरे धीरे डिमीन करता चला जाएगा। अब जब डिमीन करता चला जाएगा तो और दूसरे को ऊपर चढ़ाता चला जा रहा है। अब सीधे डायरेक्टली आपको हो सकता है डिमीन ना भी करे, दूसरे को ऊपर चढ़ा चढ़ा करके जो है आप नीचे गिरते चले जा रहे हैं, नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो आपको चूंकि कोई अप्रिसिएशन नहीं है, आपका कोई वो नहीं है, आपकी कोई तारीफ नहीं करता और हमेशा कंपैरिजन और कंट्रास्ट में आप रिसीविंग एंड पे रहते हैं, आपकी कमी अपने आपको हीन भावना का इस तरीके से शिकार बनाता जाता है और इस तरीके से आप अपनी रियलिटी के ऊपर ही डिस्ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रायंगुलेशन नार्सिसिस्ट की एक टेक्निक है, ये टेक्निक है नैरेटिव बनाने की टेक्निक। तो नार्सिसिस्ट के नैरेटिव के अंदर बहुत पावर होती है क्योंकि ये ट्रायंगुलेट करके बनाया जाता है और इसीलिए ये जो नैरेटिव है ये हमेशा गैस लाइटिंग करने में सफल होता है। गैस लाइटिंग का मतलब है आपकी अपनी ही रियलिटी के ऊपर आपको डिस्ट्रस्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, आपको हीन भावना का शिकार बना देता है, आप अपनी ही चीज़ों को लेकर के हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को लेकर के हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को पहले पहचानना होगा। नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को आप तभी पहचान पाएंगे जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, अपनी वीकनेसेस को पहचानें और नार्सिसिस्ट के डिसऑर्डर को समझें कि कैसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा नार्सिसिस्ट के नैरेटिव का फेवरेबल पार्ट बन जाते हैं, जबकि वही लोगों को अगर आप गौर करके देखेंगे तो किस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे तो चाट पकौड़ी में लाखों रुपया खर्च कर दें शाम को, लेकिन वो हमेशा गरीब की बातें करेंगे,
और हमेशा इस तरीके की बात करके आपको नीचा दिखाएंगे कि आप गरीब का ख्याल नहीं रखते हो, आप इसका ख्याल नहीं रखते हो, आपके अंदर चैरिटी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, जबकि अपना हजारों रुपया खर्च कर देते हैं लेकिन 1 रुपए कभी किसी को नहीं देते। या फिर अपना जो है वो दूसरे को हमेशा आप अपना वो चाहते हैं कि हमेशा अपने आप को डिस्टिंक्ट बताते हैं, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को डिस्टिंक्टिव बना बताते हैं, और जो भी वो काम कर रहे होते हैं उस काम में भी कामचोर होते हैं, कभी वो काम भी ठीक से नहीं करते। लेकिन आप अपना काम ठीक से कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको आपके काम में 50 कमी निकालते हैं। इनफैक्ट काम में कमी उसी के निकाली जा सकती है जिसने काम किया हो, जिसने काम ही नहीं कोई किया है उसकी कमी क्या निकाली जाएगी। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट ऐसे लोगों को चुनता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, उनकी तारीफ करता है और इस तरीके से उनको आगे बढ़ा के उन्हीं को आपके खिलाफ मोड़ देता है या उनसे आपका कंपैरिजन करके आपको हीन भावना का शिकार बना देता है और आप इस तरीके से नार्सिसिस्ट के नैरेटिव के टारगेट में आ जाते हैं। तो आपको नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को डिफ्यूज करना आना चाहिए। कैसे आप नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को डिफ्यूज कर पाएंगे? आप नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को तब डिफ्यूज कर पाएंगे जब आप अपने ऊपर भरोसा रखें, आप हीन भावना का कभी शिकार ना हो, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप ट्रस्ट रखें, आप उसे और डबल ताकत से करिए। तो जब आप हीन भावना का शिकार नहीं होंगे, पूरी शक्ति के साथ उसको करते रहेंगे, तो वो उसका नैरेटिव डिफ्यूज हो जाएगा, उसके नैरेटिव का कोई आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। और आप ये जानिए कि इस तरीके का नैरेटिव चलाने वाले लोग बचकाने लोग होते हैं, बच्चों की तरीके से होते हैं। तो इसलिए आप उसको कभी भी सीरियसली ना लें, कभी उसको लेकर के बिटर ना हो, बल्कि आप बिना किसी परवाह किए हुए अपने जो काम आपको दिया गया है, जो आप काम कर रहे हैं जिंदगी में, जो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसे करते रहें, तो आप नार्सिसिस्ट के नैरेटिव को डिफ्यूज कर सकेंगे। ट्रायंगुलेशन का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और नार्सिसिस्ट आपको गैसलाइट नहीं कर पाएगा, आपकी रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा। याद रखिए, हमेशा जाप कीजिए, जाप करिए। आपका माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है। जब आप जाप करेंगे तो आपके नार्सिसिस्ट गैसलाइट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे जो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर पैदा होते हैं वो नहीं पैदा होंगे। तो आप जो है जाप करेंगे तो आप अंदर से शक्तिशाली महसूस करेंगे। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे तो इससे आप अलग तरीके से सोच पाएंगे, आपके अंदर शक्ति होगी, तो आप गैस लाइटिंग का मुकाबला कर पाएंगे और आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी अच्छी क्वालिटीज के ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे और जो आप कर रहे हैं उसको आप करते रहेंगे शक्ति के साथ। तो इस तरीके से आप नार्सिसिस्ट के नैरेटिव से और नार्सिसिस्ट की ट्रायंगुलेशन के अटेम्प्ट से और उसकी गैस लाइटिंग से बच सकते हैं।